Today we are going to discuss about excretion in humans. So as you know that humans are vertebrates. तो हम उनमें देखेंगे किस तरह से वर्टिब्रेट्स के अंदर एवोल्यूशनरी चेंजेस आए, उनके अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डेवलप हुए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बने, और वो कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डेवलप हुए जिनकी वजह से दे आर सक्सेसफुली लिविंग एंड दे आर कॉल्ड मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। उनकी सक्सेस का जो बायस बने हैं उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, वो किस तरह से डेवलप हुए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर्स कौन से हैं। तो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं हम उन्हें कहते हैं कि वो वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर्स हैं, और स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स की। अब इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स क्या हैं और वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स क्या हैं। तो कॉर्डेट्स जो हैं वो हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड मौजूद होती है, यानी एक कार्टिलेज लाइक रॉड उनकी बैक साइड पे मौजूद होता है जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो अ साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। तो जितने भी इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं उनमें जो है नोटोकॉर्ड जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक या एट सम पॉइंट उनकी लाइफ में मौजूद होती है, लेकिन उनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जबकि वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स जो होते हैं उनके अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये वर्टिब्रल कॉलम जो है वर्टिब्रेट्स की जो है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। तो जैसे कि हम लोग एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सब के अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, इसलिए हमें वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स कहा जाता है। तो ये एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स से क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। तो हम आज देखेंगे कि किस तरह से उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं अपने एंसेस्टर से इवॉल्व हुए, उनके अंदर क्या डेवलपमेंटल चेंजेस आई। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जैसे कि हमने अर्थ फॉर्म में देखी थी मेटानेफ्रीडिया की एग्जांपल, तो हर सेगमेंट के अंदर हमने देखा था कि उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो थे वो प्रेजेंट थे। ठीक है, तो मेटानेफ्रीडिया उनके हर सेगमेंट में मौजूद थे। इसी तरह से जो हैं इनके एंसेस्टर्स जो हैं जिन्हें हम इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स कहते हैं, उनकी बॉडी के थ्रू आउट भी इस तरह से हमारे पास सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स थे। अब ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या थे, ये ट्यूब्यूल्स थी। जिस तरह से आपने मेटानेफ्रीडिया और प्रोटोनेफ्रीडिया में देखा था कि एक ट्यूब्यूल थी जो एक्सक्रीटरी फंक्शन जो थी परफॉर्म कर रही थी, जहाँ पे जो भी बॉडी का फ्लूइड होता था वो पास होता था और फिल्टर होता था, वहाँ रीएब्जॉर्प्शन होती थी न्यूट्रिएंट्स की, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो एक ओपनिंग के जरिए बॉडी से बाहर फ्लश आउट और एक्सक्रीट आउट हो जाते थे। इसी तरह से ये जो इनके एंसेस्टर्स हैं यानी इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, उनकी बॉडी में भी सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ट्यूब्यूल्स मौजूद थी, यानी उनके हर बॉडी सेगमेंट में एक ट्यूब्यूल मौजूद थी जो कि उनकी बॉडी कैविटी में ओपन होती थी, और उस ट्यूब्यूल की ओपनिंग के सामने एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता था जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो कि उनमें से क्या करता था, फिल्ट्रेट में से तमाम न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता था, और वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वापस से सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते थे। और एक बाहर जो इनकी एक सेम बाहर एक ओपनिंग होती थी क्लोएका, जहाँ पे ये सारे जो भी हैं ट्यूब्यूल्स कनेक्ट हो जाते थे एक कॉमन डक्ट के अंदर, और ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो थे क्लोएका से जो है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते थे। फिर इनके अंदर कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आए विद द एडवांसमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो दो तरह की यहाँ पे हमें कंट्रास्टिंग डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं। पहली डेवलपमेंट जो कि हमें प्रिमिटिव वर्टिब्रेट हैग फिशेस में देखने को मिलती है कि किडनीज जो हैं इसमें सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। तो जो अडल्ट हैग फिश है उसकी किडनी के अंदर उसकी किडनी एक लार्ज ऑर्गन होती है और उसके अंदर सेगमेंटली अरेंज ग्लोमेरुलस और टू ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि क्लोइका के अंदर ड्रेन हो जाती हैं। जबकि कुछ अदर वर्टिब्रेट्स में भी किडनीज मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर जो है सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स मौजूद नहीं है।
उनके अंदर न्यूमरस ट्यूब्यूल्स तो मौजूद हैं बट दे आर नॉट सेगमेंटली अरेंज्ड, एंड ऑल्सो दे हैव क्लोजली एसोसिएटेड डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो हमने वर्टिब्रेट्स के अंदर देखी है एवोल्यूशन ऑफ किडनी, जबकि इन वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनी मौजूद नहीं। तो इस किडनी का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन है, यानी किडनी का जो बेसिक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या करता है, जितने भी ब्लड बॉर्न नाइट्रोजनस बेस्ड आयंस, वाटर स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन सबको फिल्टर कर लेता है, और इससे एसोसिएटेड होता है ग्लोमेरुलस यानी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। उसके अंदर ये फिल्टर कर देता है इन यूजफुल प्रोडक्ट्स को, और बाकी जो फिल्ट्रेट होता है वो इस ट्यूब्यूल से पास होता है, और पास होता हुआ मजीद ये उसकी रीएब्जॉर्प्शन करता है, और रीएब्जॉर्प्शन के बाद ये उनको न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में भेज देता है, और बाकी जो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में हम देखेंगे कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, फिर इनका यूरेनरी सिस्टम जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यों हमें ह्यूमंस को एक्सक्रीशन की ज़रूरत है, क्यों हमारे बॉडी में इसको इम्पोर्टेंस है। आपको पता है बॉडी की सस्टेनेबिलिटी के लिए होम्योस्टेसिस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और होम्योस्टेसिस में एक रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो एक्सक्रीशन का भी है। एज यू नो कि जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो हमारा जो भी फूड है वो मेटाबॉलिज्म की वजह से, मेटाबॉलिक रिएक्शन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, और हम उस एनर्जी को यूज करते हैं अपने बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और इसके अलावा हम इस एनर्जी को यूज कर लेते हैं, और इससे जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो भी हम यूज करते हैं, और जो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स हैं उसको हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट कौन से हैं? सबसे पहला यूरिया। यूरिया आपको पता है कि किस तरह से बनता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड से। फिर क्रिटिनिन जो है, मसल क्रिटिन से जो है प्रोड्यूस होता है। यूरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड्स की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है। बिलीरुबिन जो है हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है, और बहुत से इस तरह के मेटाबोलाइट्स और भी प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं, और इसके अलावा हम लोग जो फूड लेते हैं उसके अंदर कभी कभी कुछ एडिटिव्स भी शामिल होते हैं फॉर फ्लेवर, टेस्ट के लिए, फूड को काफ़ी अरसे तक प्रिजर्व रखने के लिए, फिर उसकी अपीयरेंस के लिए। फिर कुछ फूड में ड्रग्स भी होती हैं, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह में कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स वगैरह भी होती हैं। तो ये सारे टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस हैं। तो ये टॉक्सिन्स जो हैं वो भी मेटाबॉलिज्म से जो हैं रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट में शामिल हैं, एज दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय बॉडी। अगर हम इन सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट ना करें तो ये हमारी बॉडी के लिए जो है बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं हमारी बॉडी में कौन से हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स। तो हमारे प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं लिवर और किडनी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या हमारा स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं, और हमारी स्किन में जो है सीबम के लिए जो है सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं, और इसका फंक्शन होता है टेम्परेचर कंट्रोल। इसी तरह से जो सीबम प्रोड्यूस होता है सेबेशियस ग्लैंड से, उसका क्या फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये फंक्शंस जो हैं दे आर बेसिकली फॉर थर्मो रेगुलेशन, और इसका एक्सक्रीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। सो इसका आंसर यही है कि स्किन इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो अब हम पहले लिवर को देखेंगे कि लिवर का क्या रोल है हमारी एक्सक्रीशन में, क्यों हम इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। तो लिवर इज द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब इसका क्या मतलब है कि सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म?
क्यों हम इसे सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं? क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो हम डाइट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको ये यूज़फुल फॉर्म में लीवर कन्वर्ट करता है, यानी ऐसी फॉर्म में कि हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सके, स्टोर कर सके और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो सेल्स को सप्लाई कर सके। इसके अलावा हम इसे सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो भी वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं उनकी क्लियर करता है बॉडी से। इसके अलावा जो भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं उन टॉक्सिन्स को लेस टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारी बॉडी को है उससे नुकसान ना पहुंच सके। फिर इस फिर इसके अलावा जो है, इट सपोर्ट्स एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनीज। तो किडनी की किस तरह से हेल्प कर रहा है ये एक्सक्रीशन में? तो किडनीज का आपको पता है क्या काम है? कि वो इंश्योर करती हैं हमारी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट कंसेंट्रेशन, यानी ऑस्मो रेगुलेशन में भी वो काम कर रही हैं। और इसके अलावा हमारे बॉडी में जो भी वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स नाइट्रोजनस वेस्ट हैं तो उसको भी एक्सक्रीट आउट कर रही है। तो लिवर जो है हमारे ब्लड को फिल्टर कर देता है, प्योरीफाई कर देता है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनसे और जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनसे। तो इस तरह से ये किडनी की भी हेल्प कर रहा है एक तरह से एक्सक्रीटरी फंक्शन में। फिर आपको पता है ये यूरिया प्रोडक्शन जो है वो भी हमारे लीवर सेल्स में होती है। हमने यूरिया साइकिल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अमोनिया वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि लेस टॉक्सिक मटेरियल है। इसके अलावा हम लीवर को कहते हैं कि ये जो है बहुत इसका इम्पोर्टेंट रोल है होम्योस्टेटिक फंक्शंस में, यानी हमारी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए लीवर बहुत सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है, हर चीज को बैलेंस्ड फॉर्म में रखता है। तो हम इसकी होम्योस्टेटिक फंक्शंस देख लेते हैं बारी बारी। सबसे पहला है सिंथेसिस। तो ये क्या सिंथेसाइज कर रहा है? सबसे पहले तो ये हमारी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनको सिंथेसाइज कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है किडनी की उनकी डिस्पोजल में। इसके अलावा हमारी ब्लड के अंदर कुछ प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। फिर एल्ब्यूमिन जो है हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस यानी वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है। और ये एल्ब्यूमिन जो है वो भी लिवर में ही सिंथेसाइज हो रहा है। इसके अलावा लिवर जो है बाइल जो है वो प्रोड्यूस करता है। बाइल जो है वो सिक्रीट होके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे वो फैट्स की ब्रेक डाउन करता है। और फिर इसके अलावा ये लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो सिंथेसाइज कर रहा है और इनको ब्लड स्ट्रीम में जो है शामिल कर देता है। और ये जो है हमारी बॉडी की सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं उनको बनाने में हेल्प करता है, हार्मोन्स, विटामिन्स बनाने में हेल्प करता है। और इसके अलावा जहाँ पे बॉडी को एनर्जी की नीड है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी ब्रेक डाउन से एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है स्टोरेज में। तो जितने भी एक्सेस मटेरियल्स होते हैं उसको ये लिवर जो है स्टोर कर लेता है, ताकि वक्त आने पे जब उनकी ज़रूरत हो तो उन्हें यूज़ किया जा सके। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जो है कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो ये उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ताकि जब कभी एनर्जी की कमी हो तो उस रिजर्व से जो है एनर्जी जो है प्रोड्यूस करके बॉडी की सप्लाई की जा सके। फिर इसके अलावा आपको पता है कि जितने भी पुराने जो हैं रेड ब्लड सेल्स उनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे जो आयरन प्रोड्यूस होता है उसको ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है एज फेरेटिन। और जब न्यू आरबीसीज बनते हैं तो ये आयरन जो है सप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरह से एक तो ये रिसाइकलिंग का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, पुराने रेड ब्लड सेल्स को यूज कर रहा है न्यू रेड ब्लड सेल्स जो हैं बनाने के लिए। फिर इसका फंक्शन है कन्वर्जन में। वही जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जितनी भी एक्सेस ग्लूकोज होती है ब्लड में उसको ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टिक एसिड जो है उसको भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है जब इसको एनर्जी की बॉडी को ज़रूरत होती है तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके उसकी ब्रेक डाउन से। फिर डिटॉक्सिफिकेशन भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हमारे फूड एडिटिव्स हो गए, पेस्टिसाइड, ड्रग्स जो हैं
उनको डिटॉक्सिफाई कर रहा है, यानी उनको लेस हार्मफुल मटेरियल के अंदर जो है कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से ये किडनी की हेल्प करता है इन टॉक्सिन डिस्पोजल। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं एंड होता है। थैंक यू।